बारहवां चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। 12वां चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी विद्युत धारा। सारी चीज़ें जो पढ़ी थी वो विद्युत धारा से ही संबंधित थी, ठीक है। यही और थोड़ा सा अंदर जाएं हम तो हमने पढ़ा था आवेशों के बारे में, आवेशों का चलना, आवेशों को कौन चलाता है, आवेशों को चलने की वजह से क्या बनती है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें आवेश को चलने से रोकती है। बस इतना पढ़ा और अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था 12वां। आखिर में जाके हमने 12वें चैप्टर में यह पढ़ा था कि जब विद्युत धारा चलती है तार के अंदर से तो वो क्या उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। और उसी को हमने बोला था विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, तापीय प्रभाव, है ना। अब जब विद्युत धारा तार के अंदर से चलती है तो सिर्फ वो एक ही प्रभाव उत्पन्न होता है कि कोई और चीज़ भी उत्पन्न होती है, तो उससे एक और चीज़ भी उत्पन्न होती है और वो होती है चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी भी तार के अंदर से या किसी भी पदार्थ के अंदर से चलती है ना, तो उसके अंदर एक तो वो ऊष्मा गर्मी उत्पन्न करती है, उसकी वजह से तो हमने कौन सा प्रभाव बोल दिया, तापीय प्रभाव। लेकिन उसी तार के अंदर से जब विद्युत धारा चलती है यानी कि आवेश चलते हैं तो उसके चारों ओर, उसी तार के चारों ओर चुंबक बन जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं उसको विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। और ये बनता ही बनता है, चाहे कोई भी तार, कैसी भी तार हो, उसके अंदर से अगर विद्युत धारा जा रही है ना तो वहाँ पे क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। और इसी चुंबक बनने की वजह से हम कह देते हैं ये, और बनाया किसने, ये उस विद्युत धारा ने बनाया। अगर और ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब विद्युत धारा चलती है तब तो चुंबक बनती है, और विद्युत धारा नहीं चलती तो चुंबक भी नहीं बनती है, ठीक है। इसका मतलब चुंबक किसने बनाई, विद्युत धारा ने। इसीलिए हम पढ़ते हैं इस 13वें चैप्टर के अंदर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है ना। अब पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि ये चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले तो बनता कैसे है, क्यों बनता है, ठीक है, और किस किस तरीके से बनता है। उससे पहले हमें यह पढ़ना है कि ये चुंबकी क्या होती है, क्योंकि अगर हमें चुंबक का पता होगा तभी तो हम पहचान पाएंगे कि चुंबकीय प्रभाव है या नहीं। जैसे कि हमने तापीय प्रभाव कैसे पहचाना था, ऊष्मा से, यानी कि तार को टच करके देखा, अगर वो गर्म है तो तापीय प्रभाव है, और अगर गर्म नहीं हो रहा है तो तापीय प्रभाव नहीं है ना। तो अगर हमें गर्मी का पता ही ना होता तो हम कैसे पता कर पाते तापीय प्रभाव का, नहीं पता कर पाते। तो सबसे पहले हमें इसी चुंबक का पता करना है कि ये चुंबक क्या होती है। सबसे पहले चुंबक का पता कहाँ चला, या हमने कहाँ पे इसको सबसे पहले इस वर्ड का यूज करा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेट। खोज नहीं की थी, बस ऐसे ही पता चल गया था हमें। ऐसे ही कैसे पता चला, तो एक चट्टान थी, मतलब पत्थर, पहाड़ था एक, बाकी सारे पत्थर तो सिंपल है, लेकिन उस पहाड़ के अंदर एक खास गुण था कि जब उसके पास लोहा लेके जाते थे ना, उसके चिपक जाता था, ठीक है, और किसी पत्थर के साथ नहीं चिपकता था, उसी पत्थर के साथ चिपकता था, ठीक है। अब वो अपने तरफ खींचता था लोहे को। बहुत साल पहले की बात है ये। उस पत्थर का नाम है ना, उसी पत्थर का नाम सबसे पहले रख दिया गया कि ये चुंबक है, यानी कि ये अपने पास वस्तुओं को चिपका सकता है, इसके पास चिपकाने की शक्ति है, ठीक है। इसलिए उस पत्थर का नाम ही बोल दिया गया क्या, मैग्नेट या चुंबक। और उसके बाद और कोई ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस नहीं हुई, बस इतना पता था कि एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को अपनी तरफ या कुछ और चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। उसी पदार्थ को जो लोहे को अपनी तरफ खींचता है उसका नाम दे दिया गया चुंबक, ठीक है। लेकिन सन 1800 के आसपास जब ये बिजली की खोज हुई तब जाके ये चुंबक है ना, ये थोड़ा सा और इसका यूज और बढ़ा, प्रयोग और बढ़ा, तब हमें इसकी और ज़्यादा जानकारी मिली। लेकिन 1800 तक सिर्फ हमें इतना पता था कि एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को या दो चार और पदार्थों को अपनी तरफ खींच सकता है, बस इतना पता था, ठीक है। एक और इसका गुण था इसी पत्थर का, इस पत्थर को धागे से बांधें और फ्रीली लटका दें। जैसे कि अगर मैं इसको ही मान लो कि ये चुंबकीय है, ये लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको धागे से बांध के और ऐसे मैंने लटका दिया, तो ये हमेशा ना फ्री लटका दिया, इसको छोड़ दिया, किसी किसी तरफ भी घूम सकता है, तो ये हमेशा ऐसे जाके और ऐसे ऐसे रुकता, ठीक है। अब आपको पता है ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, है ना। ईस्ट इस तरफ है,
तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हर बार हमने इसको फिर देखा कि कहीं गलती से ही रुक गया, क्योंकि रुक तो ये इस तरफ आके रुका, हमने फिर से इसको हाथ से पकड़ के और ऐसे किया, छोड़ा, फिर से जाके ऐसे रुक गया। ये इसका एक ऐसा गुण है, मतलब सीधा सी बात है कि यहाँ हमने छोड़ा और ये ऐसे जाके रुक गया, क्यों? कोई ना कोई इसको इस तरफ खींच रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस चुंबक के ना इस तरफ कोई और बल लगाता है और इस तरफ कोई और बल लगाता है। तो हमने ये दिमाग लगाया कि कोई और तो है ही नहीं धरती के अलावा, तो इसका मतलब धरती ही बल लगा सकती है इसके ऊपर, ठीक है। तो जिस तरफ जैसे ही हमने चुंबक को धागे से बांधकर फ्रीली या स्वतंत्र रूप से लटकाया, तो वो हमेशा किस दिशा में आके रुकती है? नॉर्थ साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में आके रुकती है, ठीक है। इसीलिए हमने इन दो को, ये इधर वाला और इधर वाला, इनको बोल दिए ध्रुव। ये जो उत्तर दिशा की तरफ आके रुकता है उसको हमने बोल दिया उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा की तरफ आके रुकता है उसको हमने बोल दिया दक्षिणी ध्रुव। ये हर चुंबक के अंदर होता है, ठीक है ना। और अब एक बात आती है कि अगर मैं यहाँ बीच में से इसको ऐसे काट दूँ, ये चुंबक है, इसको बीच में से, पहले क्या इसका इधर तो था उत्तरी ध्रुव, इधर है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे रुका, इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, क्लियर है। अब मैंने बीच में से इसको काट दिया है, तो क्या ये उत्तरी ध्रुव अलग और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाएगा क्या? तो हमने देखा दोबारा से इसको काट दिया बीच में से, अब दोनों को फिर से वही किया, धागे से लटका के देखा तो एक इधर रुक रहा है एक उधर रुक रहा है। इसका मतलब जो बीच में से काटा वहाँ पे दो ध्रुव बन गए अपने आप। जो जहाँ पे काटा उस तरफ, एक तरफ तो उत्तरी ध्रुव रहा और दूसरी तरफ कौन सा ध्रुव बन गया? दक्षिणी ध्रुव। ये हमने बार बार काटते गए और देखते गए, लेकिन हर बार क्या होता है कि चुंबक इस तरफ ही रुकता है। अगर ध्रुव ना बनते तो वो इस तरफ नहीं रुकता, क्लियर है ना। तो एक चुंबक के अंदर हमेशा कैसे ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। चुंबक के इन, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, बस मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, क्लियर है ना। चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक को लिखते हैं हम एन से और एक को लिखेंगे एस से। एन कौन सा ध्रुव है? उत्तर या उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हर चुंबक के अंदर जो भी चुंबक आपने ले ली, ये चुंबक है कौन सी? तो ये वही चट्टान वाला पत्थर है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा पदार्थ है, लेकिन हमने उस चट्टान से इसको उठा के लेके आए हैं और उसको ही देखा है कि वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, जिन जिन पदार्थों को ये चुंबक अपनी तरफ खींचेगा ना, उन्हें हम बोलते हैं कौन से पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले तो चुंबक क्या होता है? तो वो पदार्थ जो अपनी तरफ लोहे को और कुछ और पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है, वो क्या है? चुंबक, क्लियर है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो जो जो पदार्थ इसकी तरफ खींचे चले आते हैं वो क्या है? चुंबकीय पदार्थ, क्लियर है। अब इस चुंबक के अंदर क्या होता है? तो हमने सिंपल सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया है, धागे के साथ बांध के और इसको लटकाया है। तो लटकाने से हमेशा कौन सी दिशा में रुकता है? नॉर्थ साउथ दिशा में रुकता है। इसलिए इसके हमने दो ध्रुव बना दिए। जो नॉर्थ की तरफ होता है उसे तो हमने बोल दिया उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे हमने बोल दिया दक्षिणी ध्रुव। ये दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। क्या इन दोनों ध्रुवों को हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो भी हमने यही एक्सपेरिमेंट, ये मान लो यही एक ऐसी चुंबक है, इसको मैंने ऐसे बीच में से अलग किया, तो जैसे ही अलग किया ऐसे दो छोटे छोटे टुकड़े बनाए, तो इधर ही नॉर्थ रहा, इधर कौन सा बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। और एक टुकड़ा इधर अलग किया, इसमें इधर तो साउथ रहा, इधर कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ, ठीक है ना। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, कि अगर मैंने एक चुंबक, अच्छा एक ऐसे शक्ल की जो चुंबक होती है ना, इस चुंबक का नाम भी होता है छड़ चुंबक। कौन सा चुंबक? क्योंकि ये छड़ के आकार की है, ठीक है, ऐसी होती है छड़, इसलिए इसी का नाम है छड़ चुंबक, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। एक छड़ चुंबक को अगर मैं बीच में से काट के अलग कर दूं, तो कौन कौन से ध्रुव बनेंगे वहाँ पर? नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। यानी कि दो अलग अलग या विपरीत ध्रुव बनते हैं जब हम चुंबक को काटते हैं। क्यों विपरीत बनते हैं? क्योंकि नॉर्थ तो पहले से ही है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? साउथ बनेगा, और यहाँ साउथ पहले से कौन सा बनेगा? नॉर्थ बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, क्लियर है ना। ये जो चुंबक जो हमें
पत्थर से मिला या पत्थर से हमें इसको प्राप्त किया, क्या हमने खुद बनाया? नहीं बनाया। इसका मतलब ये कौन सा चुंबक है? प्रकृति से मिला है। इसका मतलब ये कौन सा चुंबक? प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो चुंबक है प्राकृतिक चुंबक, क्या हम बना भी सकते हैं क्या चुंबक? तो 1800 तक तो हमें नहीं पता था कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हम सिर्फ इतना ही पता था कि एक ऐसा पत्थर होता है जिसका नाम चुंबक है, वो कुछ पदार्थों को अपनी तरफ खींच सकता है, बस इतना ही पता था। क्लियर है। और इससे फिर हमने एक यंत्र डिवाइस भी बना रखा था। इसका गुण कौन सा कि हम इसे फ्री छोड़ेंगे या स्वतंत्र छोड़ेंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही जाएगा। तो इससे हमने एक डिवाइस, एक यंत्र बना रखा था। उसका नाम बता सकते हो कौन सा? कंपास या दिक्सूचक। दिक्सूचक। ठीक है। तो दिक्सूचक के अंदर क्या लगाएंगे हम? यही चुंबक लगा देंगे और उस चुंबक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और जैसे ही छोड़ेंगे कौन सी दिशा में जाएगा वो? नॉर्थ और साउथ। तो दो दिशा तो ये बता देगा और बाकी कुछ नहीं। अब हमें देखना है कि ये चुंबक क्या हम भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो 1800 ईस्वी तक हमें नहीं पता था कि हम चुंबक बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। 1800 में जब विद्युत धारा का पता हमें चल गया, हमने बहुत सारी चीज़ें विद्युत धारा से बना ली, तब एक ओस्टर्ड नाम के टीचर थे, नाम था उनका ओस्टर्ड। ठीक है। ओस्टर्ड टीचर थे वो। उन्होंने क्या, वो एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे विद्युत धारा से संबंधित। ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट करवाते करवाते जब एक तार के अंदर से विद्युत धारा गुजार कर वो कुछ प्रतिरोध वगैरह बच्चों को दिखा रहे थे, तभी पास में बस कोइंसिडेंस से एक दिक्सूचक पास में ही पड़ा हुआ था। ठीक है। दिक्सूचक मैंने आपको बता दिया क्या, जिसके अंदर एक चुंबकीय सुई होती है और जो हमेशा किस तरफ होती है? नॉर्थ साउथ के अंदर। अब अगर उसको नॉर्थ साउथ से हिलाना है तो उसके ऊपर कोई बल्ली लगाएगा तभी हिल सकती है, वरना वो नहीं हिलेगी। लेकिन ओस्टर्ड जब ये एक्सपेरिमेंट बच्चों को करवा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो पास में ही दिक्सूचक पड़ा है उसकी सुई है वो नॉर्थ साउथ से थोड़ी सी हिल जा रही है। जैसे विद्युत धारा गई, इधर हिल गई या दूर हिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर, उस सुई के ऊपर बल लगाया किसी ने। ठीक है। और वो लगाया किसने? विद्युत धारा ने। और विद्युत धारा चुंबक के ऊपर अगर बल लगाएगी तो विद्युत धारा भी क्या बनाएगी? चुंबक बनाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर इसको दूर भगाना है तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई ऐसा चुंबक लेके आना होगा जिसका यहाँ पे कौन सा ध्रुव हो? साउथ, तभी तो ये इधर दूर जाएगी। और अगर इसको इससे इस तरफ खींचना है तो यहाँ ऐसा लाना होगा जिसके यहाँ पे कौन हो? नॉर्थ पोल हो। क्लियर है ना, यानी कि उत्तरी ध्रुव हो। क्लियर है। चुंबक के अगर ऊपर आपको बल लगाना है तो उसके पास आपको क्या लेके आना पड़ेगा? एक दूसरी चुंबक लेके आनी पड़ेगी। क्लियर है ना। चुंबक के ऊपर बल तभी लगता है। जैसे कि आवेश को अगर दूर भगाना है तो उसके पास प्लस वाला आवेश लेके आना पड़ेगा, और अगर आवेश को पास लेके आना है तो उसके पास कौन सा आवेश लेके आना पड़ेगा? माइनस वाला। क्लियर है ना। ये आवेश की बात है, यहाँ पे चुंबक की बात है। अब ओस्टर्ड ने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा कि जो दिक्सूचक वाली सुई थोड़ी सी हिली है, पक्का उसके ऊपर किसी ने चुंबकीय बल लगाया होगा। क्लियर है ना। अब ये चुंबकीय बल क्या होता है? तो जो चुंबक के ऊपर बल लगाया जाता है या चुंबक के द्वारा बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं मैग्नेटिक। तो ओस्टर्ड ने यही कहा कि जो विद्युत धारा जा रही है वो भी क्या बना रही है? कोई चुंबक बना रही है अपने चारों ओर। उसी की वजह से वो चुंबकीय सुई जो दिक्सूचक के अंदर लगी हुई है वो हिलती है। और यहीं से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हमें पता चला। और चुंबकीय प्रभाव का जैसे ही पता चला तो हमारी जितनी भी मोटर लगी हुई है, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं ना विद्युत धारा से जो चलती है, उनमें से आधी से ज़्यादा क्या 90% ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मोटर लगी होती है ना। फ्रिज हो, फ्रिज के अंदर मोटर लगी है। हमारे ये फ़ैन है, मोटर लगी हुई है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, मिक्सी है आपकी, उसके अंदर मोटर लगी हुई है। जहाँ पे भी मोटर लगी हुई है और गोल घूम रही है, उन सब के अंदर ये चुंबकीय बल होता है। और ये मैग्नेट किसकी वजह से बनता है? उस विद्युत धारा की वजह से बनता है। सोचो अगर ओस्टर्ड से वो गलती ना हुई होती कि वो दिक्सूचक पास में ना रखता, तो सर हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता।
तो हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन ये पक्का है कि ओस्टर्ड ना होता तो कोई और होता, और हम इसका पता लगा ही लेते। ओस्टर्ड ने सबसे पहले ये पता किया कि विद्युत धारा है वो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, यानी कि चुंबक और विद्युत धारा के बीच में संबंध किसने स्थापित किया? ओस्टर्ड ने। क्लियर है? उसने क्या संबंध स्थापित किया? तो उसने यही संबंध स्थापित किया कि जब किसी तार के अंदर से आवेश चलेंगे या विद्युत धारा चलेगी तो उसकी वजह से उस तार के चारों ओर क्या बनेगा? चुंबक बनेगी। ठीक है ना? उसके चारों ओर जो चुंबक बनेगी उसी को उसने बोल दिया चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है आगे कि ये जो तार के अंदर से विद्युत धारा जाती है तो उसका वो क्षेत्र, मतलब मान लो 1 मिनट के लिए कि यही तार है तो इसके चारों ओर बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन कितनी दूर तक? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। कितनी दूर तक? जितनी दूर तक होगा उसे ही हम बोलते हैं। मान लो कि ये तार है, उसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र, उसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है और इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ इतनी दूर में है, तो इस क्षेत्र को ही हम बोलते हैं क्या? इस तार का चुंबकीय क्षेत्र। यानी और ये चुंबकीय क्षेत्र पता कैसे करेंगे? हाँ, कोई लोहे की चीज़, या सिंपल कहें ये दिक्सूचक। क्योंकि अगर मान लो मैंने ये तार है, इसके चारों ओर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए दिक्सूचक लेके आएंगे या कोई भी चुंबक लेके आएंगे, उसको यहाँ रख देंगे। अगर वो थोड़ी सी भी हिली तो हम कह देंगे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है। फिर थोड़ा और दूर लेके जाएंगे, देखेंगे कि अब भी हिल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक भी है। थोड़ा और दूर लेके गए, वहाँ पे ये सुई नहीं हिली, ये चुंबक नहीं हिली, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो वह क्षेत्र, किसी भी तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक वाली सुई हिलती है, और हिलती किसकी वजह से? बल की वजह से। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के ऊपर बल लगता है वही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? अब ये चुंबक के ऊपर बल कैसे लगता है, उसके लिए हमने एक और चीज़ बनाई हुई है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है ना? ये रेखाएं हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि मान लो यही तार है या चुंबक है, इससे यहाँ पे जो हमने वस्तु रखी है उसके ऊपर बल कैसे लगेगा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी ना, वो हमें बताएगी कि उसके ऊपर बल इधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा या इसकी तरफ लगेगा। क्लियर है ना? ये हमें कौन बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो हमने 3 चीज़ें, 3 वर्ड नए आया यहाँ पे। सबसे पहला जो नया वर्ड आया है वो तो ये कि विद्युत धारा या आवेश की चलने की वजह से चारों ओर, जिसके अंदर से या तार के अंदर भी अगर विद्युत धारा चल रही है तो उसके चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। किसकी वजह से? विद्युत धारा की वजह से। एक तो ये नई चीज़ हमने पढ़ी। ठीक है। अब दूसरी नई चीज़ ये पढ़ी कि चारों ओर जो क्षेत्र बनता है, यानी कि वो एरिया जिसके अंदर वो चुंबक बनती है, उसी क्षेत्र को हमने क्या बोल दिया? चुंबकीय क्षेत्र। ये दूसरी चीज़ हुई। अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उस धारावाहिता, अच्छा ये जो जिसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है ना, उसी को हम बोलते हैं धारावाही तार। ठीक है। अगर वो तार के अंदर से जा रही है तो उस तार की फिर हम अलग अलग शेप भी बनाएंगे, लेकिन वो अलग है। लेकिन अभी हम सिंपल समझ रहे हैं कि तार के अंदर से विद्युत धारा जा रही है बस। ठीक है। तो अगर उसके चारों ओर वो जो चुंबकीय क्षेत्र बन गया है, उसके अंदर हमने कोई और चुंबक ला के रखी तो उसके ऊपर बल कैसे लगेगा, यानी कि किधर वो जाएगी, वो हमें कौन बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये जो 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनको एक एक करके लिख बारे में जो कॉमन सी और मेन चीज़ है, अगर आपको कोई पूछे चुंबक क्या होता है तो ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है। चुंबक के बारे में पूछा जाए तो भी यही, प्राकृतिक चुंबक पूछा जाए तो भी यही। क्लियर है? एक चीज़ याद रखना, चाहे आपने अपने आप चुंबक बनाया हो चाहे प्राकृतिक बनाया हो, क्या उसके अंदर ये दोनों चीज़ होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि ये चुंबक का गुण है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किसी के अंदर नहीं है तो उसे हम चुंबक नहीं कहेंगे।
क्लियर है ना। उस यंत्र का नाम लिखिए जिसमें हम प्राकृतिक चुंबक इस्तेमाल करते हैं। पूछ ले कि दिक् सूचक है उसकी जो सुई है या निडल है वो किसकी बनी होती है? चुंबक की बनी होती है। क्लियर है। इसी वजह से कि सबसे पहले कि हमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पता कैसे चला। जैसे विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है उसका पता हमें कैसे चला था? विद्युत धारा जा रही है अंदर से, वो गर्म हो रहा है, तो उससे हमें क्या पता चला? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का। अगर वो तार गर्म नहीं होता तो हमें कभी नहीं पता चलता कि विद्युत धारा तापीय प्रभाव उत्पन्न होता भी है कि नहीं होता, है ना। बिल्कुल ऐसे ही जब विद्युत धारा के किसी भी तार के अंदर से विद्युत धारा जा रही है, अगर उसने किसी चुंबक को अपनी तरफ खींच लिया या चुंबक को अपने से दूर भगा दिया तो वो क्या बना रही है? चुंबकीय प्रभाव बना रही है। इसके अंदर गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, गर्म चाहे वो हो चाहे ना हो। लेकिन अगर उसने किसी दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींच लिया तो पक्का वो क्या बना रही है? चुंबकीय प्रभाव बना रही है। क्लियर है ना। चुंबकीय क्षेत्र, और इसे ही हमने कौन सा प्रभाव बोला है? चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है, इतना किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अच्छा, जब विद्युत धारा चल रही है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है, क्या वहाँ पे तापीय प्रभाव होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि विद्युत धारा चलेगी तो गर्म भी होगा, तापीय प्रभाव भी होगा। ठीक है ना। तो ये मत समझना कि चुंबकीय प्रभाव हो गया तो तापीय प्रभाव गया तेल लेने, नहीं, दोनों ही होते हैं। लेकिन उसको हमने अलग पढ़ा, वो अलग तरीके से होता है। ये है क्या? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को हम समझ लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज़ है। ठीक है। क्षेत्र का मतलब समझते हो? एरिया। जैसे कि मैं कह दूं कि ये एक पॉइंट है, इसके चारों ओर क्षेत्र, तो इसके चारों ओर यही है, इसके चारों ओर वाला एरिया। लेकिन कितना एरिया? तो इसको हम जैसे कि मैंने फिक्स कर दिया, ये इसके चारों ओर का क्षेत्रफल है। एक और मैंने ऐसे लगाया, ये भी तो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल नहीं क्षेत्र है। ये भी इस पॉइंट के चारों ओर, ये भी एक क्षेत्र है, ये भी एक क्षेत्र है। एक और सर्कल बनाऊंगा वो एक और क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन है तो इसके चारों ओर, तो सारे के सारे इसके क्षेत्र ही है। अब कौन सा क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र, या इतना बड़ा ये वाला क्षेत्र, या एक और बनाए वो वाला क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? तो सबसे पहली चीज़, अगर हमें बात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये चुंबक के चारों ओर होगा। इतना तो सबको क्लियर है। जैसे कि मैं कह दूं इस बिंदु का क्षेत्र कौन सा है, तो इसके चारों ओर जो है वही तो है इसका क्षेत्र, है ना। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे भी होगा, किसके चारों ओर होगा? वो चुंबक के चारों ओर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब वो कहाँ तक होगा, कितना होगा, ये क्वेश्चन मेन है ना। क्योंकि जैसे इस पॉइंट है, इस बिंदु के ओर चारों ओर जो होगा उसे हम क्षेत्र तो कहेंगे, लेकिन कितना और कौन सा, तो उसके लिए हमें ये लाइनें खींच के दिखानी पड़ती है कि ये देखो इस पॉइंट का ये वाला क्षेत्र या इस पॉइंट का ये वाला क्षेत्र। लाइन खींचने से ही हमें स्पेसिफाई हो रहा है ना। एक तो मैंने ऐसे बताया, एक सिंपल बोल दूं ये बिंदु है, इसके चारों ओर का क्षेत्र। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे? सर जी कौन सा क्षेत्र, कितनी दूर तक का? क्योंकि इसके चारों ओर तो कितना भी बड़ा हो सकता है और ये छोटा सा भी हो सकता है। ये भी इसका क्षेत्र है, ये भी इसके चारों ओर का क्षेत्र है। समझ रहे हो। सबसे पहली चीज़, अगर क्षेत्र की बात आ जाए तो जिसके भी बात है, जैसे कि मैं कहूँ मेरा क्षेत्र, तो मेरा क्षेत्र मेरे चारों ओर का जो क्षेत्र है वो होगा। ऐसे ही आपका है, ठीक है। लेकिन मेरा क्षेत्र कहाँ तक? जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता है, इससे आगे तो मेरा क्षेत्र नहीं है। समझ रहे हो। ऐसे ही ऐसे तो मेरा जो क्षेत्र है, जहाँ तक मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर, यानी मेरी जहाँ तक पहुँच है वो क्या है? मेरा क्षेत्र है, मेरे चारों ओर का क्षेत्र है। समझ में आया। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की पहुँच है वो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब मेरा प्रभाव कैसे मैंने पता किया? मेरा ऐसे हाथ लंबे करके यहाँ तक मेरा प्रभाव है। इससे दूर अगर कोई खड़ा होगा तो मैं उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, है ना, या फिर उसको धक्का नहीं दे सकता, या उसको हिला नहीं सकता, है ना। ऐसे ही पता करोगे। यानी कि सोचो मेरा हाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, हाथ मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप कैसे देखोगे कि इस चेयर को मैं उठा लेता, तो चेयर तो दिखाई देती ना। इसका मतलब उठा कौन रहा हूँ? मैं ही उठा रहा हूँ। तो आप समझ जाओगे कि सर का हाथ यहाँ तक है ना, यानी कि सर का क्षेत्र यहाँ तक है।
क्लियर है, ये मेरा हुआ। ऐसे ही बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो बिल्कुल ऐसे ही चुंबक का जो क्षेत्र हमें पता करना है ना, ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले तो चुंबक का क्षेत्र चुंबक के चारों ओर होगा, क्लियर है इतना। पता कैसे करेंगे, तो हम एक दूसरी चुंबक या लोहा लेके आएंगे और उसको उसके चारों ओर रखते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे वो चुंबक की सुई है या उस जैसे ही हमने चुंबक रखी, अगर वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो वाली चुंबक हिलेगी, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा वहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर वो चुंबक नहीं हिली तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो हम ऐसे ही अलग अलग जगहों पर रखते जाते हैं और एक ऐसा बिंदु आता है जिससे अगर हम दूर लेके गए तो चुंबकीय सुई नहीं हिलती, और नहीं हिलती है तो हम कह देते हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक बल लगा सकती है। बल लगाने का मतलब खींच सकती है या दूर भगा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया सबको? जैसे कि मैं आपको एक चुंबक दे दूं, एक पोल होगा N, तो इस तरफ कौन सा पोल होगा, ठीक है। अब इस चुंबक के चारों ओर इसका क्षेत्र होगा, क्लियर है। अब पता कैसे करेंगे, तो एक दूसरी चुंबक लेके आएंगे, लोहा लेके आएंगे, उससे हमें ज़्यादा अच्छा कि हम चुंबक लेके आएँ। क्यों? क्योंकि लोहा है उसको तो ये वाला है, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है। हम क्या करते हैं, एक दूसरी चुंबक ही लेके आते हैं, और दूसरी चुंबक किसके अंदर होती है, दिक्सूचक के अंदर, है ना। तो क्योंकि दिक्सूचक है उसकी सुई हिल भी सकती है, तो हमें भी ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, और दूसरा उसके अंदर चुंबक है, तो उससे हमें दिशाएं भी पता चलती रहेंगी, है ना। तो इसके चारों ओर हम उस दिक्सूचक को अलग अलग जगह पे, जैसे हमने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, हर जगह रखते गए, ठीक है। यहाँ पे रखा तो भी सुई हिली, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे तो भी हिलेगी, यहाँ पे रखा फिर हिल रही है, यहाँ पे इधर, इसके चारों ओर हमने पता कर लिया, ठीक है। अब यहाँ है, यहाँ सारी जगह हिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा दूर रखेंगे, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र है, कन्फर्म हो गया। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ पे भी चुंबकीय सुई हिली, फिर से हम इसके चारों ओर पता करते हैं, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा और दूर लेके जाते हैं, ऐसे दूर चलते जाते हैं और हम पता करते जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो वो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे चुंबकीय सुई बिल्कुल भी नहीं हिली, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे चुंबकीय सुई हिल रही थी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर है। हमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता करना है, होता कहाँ है, जहाँ तक चुंबकीय बल लगता है, यानी कि जहाँ तक चुंबकीय सुई हिलती है वहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समझ में आया क्या? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र